बालक एंड बालिकाएं, कैसे हो? ठीक हो? तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो हम चर्चा किए थे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन का कुछ पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में वर्णन कर दिए थे। अब एक दो एग्जाम्पल और देकर आरएस कॉन्फ़िगरेशन को हम समापन करेंगे, ठीक है? तो आइए, फिशर प्रोजेक्शन, जैसे कंफर्म हो गए होंगे फिशर प्रोजेक्शन के लिए। अब अगर जो बच्चे अभी देख रहे होंगे तो आई कौन का एक बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो या फिशर प्रोजेक्शन से रिलेटेड आप देख सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ दिया हुआ है COOH, चलिए यहाँ लेते हैं CH3, यहाँ दिया हुआ है H, इधर है OH, इधर है हमारा C2H5, या दे देते हैं आपको CH2OH। क्लियर है? तो आपको CIP जो रूल था, उस रूल को थोड़ा सा दिमाग में याद कीजिए कि क्या बताए थे कि जो कायरल सेंटर है, ये मेरा क्या है, कायरल या स्टीरियोजेनिक सेंटर इसको कहते हैं, है ना, या इसको कहते हैं कायरल सेंटर। कायरल सेंटर से जुड़ने वाले जो एटम होंगे, ग्रुप होंगे, कितने ग्रुप होंगे? 4 या 4 एटम होंगे। चारों का चारों क्या होना चाहिए? डिफरेंट होगा, तभी है कि वह ऑप्टिकल एक्टिव होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, ठीक है? तो चारों डिफरेंट है। चर्चा किए थे हम यही कि यह R फॉर्म में है कि S फॉर्म में है। तो पीरियडिक अनुसार, यानी कि परमाणु संख्या जिसका अधिकतम होगा उसको फर्स्ट मानते हुए उसको हम लोग नंबरिंग कर देंगे और देखेंगे कि जो डिफरेंट एटम जो लगा हुआ है, ठीक है, वो संख्या किस तरह से रोटेट कर रहा है, किस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी कि रोटेशन करवाना है। केवल हमको ये समझना है कि वह क्लॉक वाई में उनके एटम सजे हुए हैं कि एंटी क्लॉक वाई में सजे हुए हैं। क्लॉक वाई में होंगे तो R और एंटी क्लॉक वाई में होंगे तो S। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। तो ये चारों में देखा जाए कि किस एटम का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या ज्यादा है। तो देखिए, तो इस कायरल सेंटर से एक कार्बन लगा हुआ है, यहां हाइड्रोजन, यहां कार्बन, यहां ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक होगा ऑक्सीजन का, इसलिए इसको हम फर्स्ट मानेंगे। जिसका अधिक नंबर आता है वो फर्स्ट डिवीजन कहलाता है। इसके बाद किसका आएगा तो देखा जाए, यहां भी जुड़ा हुआ है कार्बन और यहां भी जुड़ा हुआ है कार्बन। तो बगल वाला को देखेंगे तो इसके बगल में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके बगल में देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन भी है। तो नेसेसरी है कि इससे इसका डेंसिटी या एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो 2 किसको देंगे? इसको, और 3 इसको देंगे। करना क्या है कि जो एटम जो सजे हुए हैं वो देखना है कि क्लॉक वाई में सज रहे हैं, यानी रोटेट कर रहे हैं, या एंटी क्लॉक वाई में। तो करना क्या है? 1 2 3, 1 2 3, क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज के लिए क्या बोले हैं? R। मगर याद करो, R तभी होगा जब कम परमाणु संख्या वाला एटम या ग्रुप किस पर सजा हो? वर्टिकल पर हो। मगर देखिए तो किस पर सजा हुआ है? हॉरिजॉन्टल पर। तो ये R न होकर होगा S। एकदम क्लियर है? तो इस तरह से 1 कायरल सेंटर का हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन का चर्चा किए थे। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि यदि 2 कायरल सेंटर हो, 2 से अधिक कायरल सेंटर हो, तो कैसे वर्णन करेंगे हम लोग। जैसे देखिए, हम लेते हैं एग्जाम्पल है 2,3-ब्यूटेनॉल, 2,3-ब्यूटेनॉल, 2,3-ब्यूटेन डाइऑल है।
यानी एल्कोहल जो लगा हुआ है वो दूसरा पर लगा हुआ है और तीसरा पर लगा हुआ है। तो आइए, कितने हैं मेन चेन में, कितने कार्बन? तो 4। जरा समझिएगा कि नाम से स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। वो जब स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि कंडेंस फार्मूला लिखने आ जाएगा, तो फिर हम लोग तैयार कर लेंगे फिशर प्रोजेक्शन। और फिशर प्रोजेक्शन में फिर हम लोग देख लेंगे CIP के रूल के द्वारा कि वो क्लॉकवाइज में रनिंग कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में, इमेजिंग किया जाता है। ठीक है, तो 4 है तो 4 सजा दिए हम। सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ब्यूटेन लगा हुआ है। नंबरिंग कर दीजिए तो 1 2 3 4। 2 पर लगा हुआ है अल्कोहल और कहां लगा हुआ है? 3 पर लगा हुआ है अल्कोहल। बाकी 4 तेरे हैं, 4 मेरे हैं के अनुसार जरा सोच लिया जाए। यहां होगा 3 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, यहां भी 1 हाइड्रोजन, यहां हो जाएगा 3 हाइड्रोजन। ध्यान से समझिएगा, इसको जरा हम कंडेंस फार्मूला लिख देते हैं। CH3 सिंगल बंधन OH, सिंगल बंधन H, सिंगल बंधन OH, सिंगल बंधन H, सिंगल बंधन CH3। ठीक है, अब इसका हम लोग तैयार करते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए जो मेन चेन होगा उसको हमेशा वर्टिकल लाइन पर रखना है। ठीक है, तो इसको वर्टिकल लाइन पर कौन रहेगा जरा सोच लो। कौन? ए मेन चेन। ठीक है, ऊपर में कौन रहेगा? तो चर्चा किए थे कि जो सीनियरिटी के अनुसार देखा जाएगा या नंबर 1 जिस पर पड़ जाएगा, जो कार्बन की गिनती 1 पर आता होगा वही ग्रुप कहां रहेगा? टॉप पर रहेगा। देखिए, तो ये मेरा CH3 है, एक कट कर दिए तो यहां कायरल हो गया, क्योंकि यहां पर देख लीजिए मेरा 2 कायरल सेंटर बन रहा है, एक यहां और यहां। क्या ये भी कायरल सेंटर है? नहीं, क्योंकि यहां एटम क्या है? सेम है। यहां पर अगर देखा जाए तो 3 तो डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ये जो है जो टोटल लेकर चलेंगे, टोटल देखिए तो है ना डिफरेंट, इससे भी, इससे भी, इससे भी। ठीक है, तो एक कायरल बना देते हैं। यहां हो गया OH, इधर लगा देते हैं H, इधर H, इधर OH, और फिर है मेरा CH3। क्लियर? देखिए तो ये मेरा क्या है? कायरल सेंटर, और यहां है कायरल सेंटर। ठीक है, तो हमको देखना है कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्म में है, R फॉर्म में है कि S फॉर्म में है। तो क्या करते हैं हम लोग? नंबरिंग करते हैं। तो 1 होगा। अब आइए, ये इस कायरल सेंटर से कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कायरल सेंटर से ए जुड़ा हुआ है। ए दिस इज पूरा पार्ट, यानी ये भी कार्बन। तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। तो बगल वाला देखा जाए कि और एटम कौन सा है, तो हाइड्रोजन, तो इधर भी हाइड्रोजन। इस पर देखना है, इधर गलती बोल दिए। इस पर देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसमें तो हाइड्रोजन ही लगा हुआ है। तो हाइड्रोजन से सीनियर कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो ये वाला जो सेंटर है ये हो जाएगा नंबर 2, और इधर वाला हो जाएगा 3, और ये तो 4 है। 4 को उतना हम लोग को गिनती लेकर नहीं चलना है। तो राउंड कैसे घुमाना है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। क्लॉकवाइज R होना चाहिए, परंतु S होगा। अब तो कहने की आवश्यकता नहीं है, यहां भी किया जाए। 1 2 इसको दे, अब इसको 2 जरा हम हटा लेते हैं, 2 ऊपर वाला को देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए S, नहीं होगा, वो कारण आप लोग समझ गए। तो यहां मेरा है R, एक कायरल सेंटर R फॉर्म में, और ये मेरा जो कायरल सेंटर है वो S कॉन्फ़िगरेशन में है। क्लियर है? तो RS एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, R मीन्स हो गया आपका रैक्टम से है,
और रेक्टम का अर्थ होता है राइट। तो एज ए लाइक आप जो वन कायरल जो सेंटर था उसको आर जो फॉर्म आता है उसको आप डी बोल सकते हैं, और जो आपका एस जो फॉर्म आ रहा है वन कायरल सेंटर में तो उसको हम लोग एल बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम चर्चा करते हैं जो पहले हम चर्चा किए हुए थे। अब हम लोग आ जाते हैं कि कौन सा आइसोमेरिज्म या कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। चर्चा किए थे पहले भी, ऑप्टिकल या ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, तो याद करो दो ही चीज थी, क्या, डाइसिमेट्रिक या डाइसिमेट्रिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं, और दूसरा था क्या, हाँ, कायरालिटी, और तीसरा हम बताए थे कायरल सेंटर। तो याद रखिएगा कि यदि एक कायरल सेंटर हो, एक वन कायरल सेंटर हो तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, वन कायरल सेंटर होगा तो, मगर दो से ज्यादा हो जाए या दो हो जाए तब हमको देखने पड़ेगा ये दो चीज। तो ये तो हम चर्चा कर चुके हैं कायरल सेंटर क्या है ना। अगर इसको दोबारा आप लोग देखना चाहते होंगे तो आइकॉन का बटन लिखता होगा लास्ट में, पूरा वीडियो देखिएगा और तब जाकर उस पर लिंक पर जाइए और कायरल सेंटर के बातें को समझिएगा। ठीक है, हम अब चर्चा करते हैं डाइसिमेट्रिक कंपाउंड या कायरलिटी क्या है। क्लियर है? आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं, पहला नंबर चर्चा करते हैं कायरलिटी का। ये कायरल नहीं है, कायरालिटी है, लिटी मुलायम लिटी नहीं। कायरलिटी क्या है, तो ये कहता है कि जो ऑप्टिकल जो आइसोमर होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर जो होंगे, यानी ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब नन सुपर याद पड़ा, इम्पोजेबल इमेज होना चाहिए। नन सुपर, नन सुपर के मतलब होता है एक दूसरे को अध्यारोपित ना कर सके, एक दूसरे को ढक ना सके, वो हो जाएगा नन सुपर इम्पॉसिबल। क्लियर है? तो कैलरिटी का मीनिंग यही होता है, नन सुपर इम्पॉसिबल। तो आप कहिएगा कि सर हम कैसे समझेंगे कि वह लैब में तो हम है नहीं सर, कि देखेंगे कि वो जो इमेज बन रहा है वह परस्पर एक दूसरे को ढक रहा है कि नहीं। ऐसे तो एग्जाम्पल देकर हम समझाए थे कि ये जो है इसका अगर आईना के सामने अगर इसको रखोगे तो इसका इमेज इस तरह से बनेगा, इमेज बनेगा, कंफर्म है। ये दोनों इमेज को एक परस्पर एक दूसरे के ऊपर रखिए, ऊपर आमने सामने मत मिलाइएगा, आमने सामने मिलाने से देखिए दोनों परस्पर एक दूसरे को ढक ले रहा है, ढक ले रहा है। तो परस्पर यदि ढक लेता है तो सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा। नन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक दूसरे को ढक ना सके। जैसे एक दूसरे के ऊपर लगाइएगा, आमने सामने नहीं। जैसे इसका इमेज ए बनेगा तो इसके ऊपर रख दो, देखो ढक रहा है नहीं। तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हो, जो इमेज है, ये दोनों क्या कहलाएंगे आपको, नन सुपर इम्पॉसिबल कहलाएंगे। और इसी को हम लोग कहते हैं कायरलिटी। तो सर पहचान हम कैसे करेंगे, है कि नहीं, कि ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है। तो ध्यान में रखिएगा कि कायरलिटी के लिए है कि यदि आर का मिरर इमेज ध्यान देना, आर का मिरर इमेज यदि एस मिल रहा है
तो अवश्य ही एक दूसरे को ढक नहीं पाएगा, यानी कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है? यदि एस है और उसका यदि मिरर इमेज क्या बन जाए, आर बन जाए, तब एक दूसरे को ढक नहीं पाएगा। मगर आर का केवल कॉन्फ़िगरेशन मिरर के सामने आर ही प्राप्त हो रहा, एस के सामने केवल एस ही इसका इमेज मिल रहा है। इमेज तो मिल रहे हैं, प्रतिबिंब बन रहा है, मगर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, अध्यारोपित कर लेगा। तो ये लेके नहीं चलना है। कायरलिटी के मतलब आर है तो एस मिले, एस है आर मिले, तब हम कहेंगे कि वह नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। और जरा समझिए इसको, थोड़ा सा डाइसिमेट्रिक से समझिए। डाइसिमेट्रिक भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया तो कायरलिटी भी क्लियर हो जाएगा। तो डाइसिमेट्रिक किसे कहेंगे? तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें वैसा, डाइसिमेट्रिक की चर्चा करते हैं, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। तो आप कहिएगा कि सर ये सिमेट्री क्या है? तो जान लीजिए कि पूरा दुनिया ही सिमेट्रिक है। एक दूसरे का इमेज मिलता है, एक दूसरे का प्रतिबिंब मिलता है। आप भी आईना के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपका भी चेहरा उसमें नजर आने लगता है। तो दुनिया क्या है? सिमेट्रिक है। क्लियर है? नेचर भी बनाया है सिमेट्रिक। ठीक है? तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए वो एसिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं। एसिमेट्रिक अगर होगा तभी वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जरा आप पहले समझिए कि सिमेट्री की पहचान हम कैसे करेंगे सर, उनका कौन कौन सा तत्व है ना? तो जान लीजिए सिमेट्री 3 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है? यानी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री तो समझ रहे होंगे, समान सिमेट्री। ठीक? क्या क्या सिमेट्रिक का तत्व है? तो आपका पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्रिक और तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। बस यही समझ लेना है। ठीक है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री और ये हो जाएगा आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तब बताएंगे कि डाइसिमेट्री हम किसे कहेंगे और एसिमेट्री, थोड़ी सी अंतर है एसिमेट्री और डाइसिमेट्री में। क्लियर है? तो आइए चर्चा हम करते हैं पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। ठीक है? तो नाम से ही पता चल रहा है, प्लेन मतलब तल। सिमेट्री क्या है? ऐसा तो एक तल है। प्लेन मीन्स तल, समतल। ये ऐसा तल है जिसके द्वारा अगर देखा जाए दो भाग को, दो पार्ट को, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। एक ऐसा आप इमेजिन कीजिए, है ना, ऐसा एक तल का आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि यदि उसको उस तल के थ्रू अगर देखा जाए तो वह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट भी डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है? जैसे मान लो कि मेरा ही बॉडी है, यदि इस तरह से प्लेन की कल्पना करो कि यहां से चाकू से अगर यहां से तराशा जाए, बीचों बीच काटा जाए,
पासिंग दू सेंटर, सेंटर से गुजरना चाहिए, है ना, इसे अगल और बगल नहीं, सेंटर से। यदि इस तरह का एक प्लेन का अगर कल्पना किया जाए तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट एक तल बनाते हैं, है ना। तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इधर भी हाथ तो इधर भी हाथ है, इधर पैर तो इधर भी पैर है ना। यहाँ से कटिंग करेगा तो इधर भी आँख इधर भी आँख। इसका मतलब कि हमारा भी बॉडी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, अगर ऐसे कट किया जाए, जैसे ऐसे प्लेन बनाया जाए, तब फिर सिमेट्रिक नहीं मिलेगा। मगर कहीं से भी प्लेन ऐसा बनाइए जो इक्वल पार्ट में आपको दिखलाई देता है, तो हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आइए, जैसे मान लो कि आपके पास नींबू है, साइट्रिक एसिड, इसको यदि सेंटर इस पॉइंट पर है तो यहां एक प्लेन बनाया जाए, लाइन नहीं, प्लेन, एक तल बनाते हैं, है ना, एक तल बनाते हैं। या ऐसे समझो कि मान लो कि ये कॉपी है और इसके थ्रू ऐसे अगर देखा जाए तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट क्या है, बराबर है। या ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर यदि प्लेन मिरर लगा दिया जाए तो इस इधर का इमेज एकदम इधर बनने लगेगा। यानी कि यदि मिरर इमेज है, प्लेन जो मेरा तल है, इस तल से इसका इधर क्या बन रहा है, मिरर इमेज, प्रतिबिंब। तो इस तरह का अगर इक्वल प्रतिबिंब बन जा रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो तल है ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, जैसे मॉलिक्यूल्स में आते हैं, हम लोग को तो चर्चा करना है मॉलिक्यूल्स में। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए कार्बन का, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर रियल में मालूम नहीं रहेगा तब आप नहीं समझ पाइएगा कि वह प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है कि नहीं। ठीक है, तो याद करो, काशी यानी कि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन 2 है, दोनों से साझेदारी कर दिया। क्या इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो नहीं। या हम बताए थे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है क्या चीज, डबल बंधन, और यहां भी है डबल बंधन। तो एक पाई है और एक सिग्मा है, एक पाई है एक सिग्मा है। याद करो, सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होगा वही नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा। और यदि मान लो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या मान लो कि 2 आता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेशन करेंगे, टोटल सिग्मा बॉन्ड हम निकालेंगे, टोटल सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड में होते हैं, डबल बंधन में 1 पाई और 1 सिग्मा, ट्रिपल बंधन में 2 पाई 1 सिग्मा। क्लियर है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या हम देख लेंगे। अब यदि मान लो कि 2 आया तो हम बोलेंगे sp, हाइब्रिडाइजेशन। यदि मान लो कि इसकी संख्या 3 आ जाता है तो बोलेंगे sp2 होगा। याद पड़ा। और sp हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, और sp2 का क्या, स्क्वायर बोल रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। sp3, ये 3 चीज दिमाग में बैठा लीजिए, अभी फिलहाल में आप ये 3 चीज की हम चर्चा करेंगे। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो कौन सी आकृति होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा। आइए जरा समझते हैं, आप साफ करें, बिल्कुल कॉपी और कलम लेकर बैठिए और स्क्रीन पर सारा डिफिनेशन आते जाएगा और उसका डाउनलोड अपलोड करते जाइएगा। देखिए, इसके पास अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या देखा जाए तो 2 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 2, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन,
तो sp हाइब्रिडाइजेशन, याद करो sp हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर लीनियर, यानी इसका आकृति जो हम बनावेंगे, मान लो कि सेंटर में कौन रहेगा, कार्बन, और दोनों जो ऑक्सीजन है वह लीनियर के मतलब 180 डिग्री पर होना चाहिए, यानी कि सीधा एक लाइन है ना, यही शेप रहेगा। तो सीधा है, तो अगर एक प्लेन की इमेजिंग करो सेंटर से, है ना, इस सेंटर से एक प्लेन अगर हम ड्रा कर दे तो देखिए, तो दोनों इक्वल पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस प्लेन का नाम रखा गया है प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक रखा गया है। क्लियर है? आइए और चर्चा करते हैं। CH4 ऐसे तो सिंपल जो हम लोग जो स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र जो बनाते हैं वो इस तरह के बनाते थे, याद करो, 4 तेरे हैं 4 मेरे हैं। तो ऐसे अगर कट किया जाए तो लग रहा है कि सिमेट्रिक है ना, मगर जरा इसका रियल अगर देखना चाहते हैं शेप, आकृति, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। देखिए तो सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 हुए तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, प्रीवियस वीडियो में भी देख लीजिएगा, चर्चा किए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इस बात को तुम समझ लीजिए। टेट्राहेड्रल का जो संरचना शेप जो होता है वो मान लो कि कार्बन है, यहां हम हाइड्रोजन दर्शा दिए, इधर हाइड्रोजन थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। याद करो हम चर्चा किए थे कि 2 तरह से इसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वेज डैश प्रोजेक्शन था, कॉन्फ़िगरेशन था। तो वेज डैश का अगर रूप लीजिएगा तो याद करो, डैश के मतलब क्या होता है कि वह एटम जो है वो अंदर की ओर है, क्योंकि 3D शेप में ना है। 2 लाइन नॉर्मल लाइन खींच रहे हैं तो ये बोर्ड के प्लेन पर है, दिस इज ए प्लेन, बोर्ड भी क्या है, तल है, इसी तल पर ये दोनों हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक हाइड्रोजन अंदर, अब एक हाइड्रोजन बाहर है। अब बाहर को हम कैसे दर्शा सकते हैं, क्योंकि हम तो बोर्ड पर जो ड्रा कर रहे हैं वो तो 2D के फॉर्म है, 3D थोड़े है कि इसको कवाड़ कर हम कहेंगे कि ऐसे आ जाओ, कि ये इमेजिंग करना होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन, तो ये अंदर की ओर है और ये मेरा बाहर की ओर है। जो हम प्रीवियस वीडियो भी देखिएगा तो वहाँ भी हम चर्चा किए थे, 4 पेन के द्वारा इमेजिंग करा देते हैं आप लोग का। एक हाइड्रोजन ऊपर है और टेट्राहेड्रल शेप होता है, चतुष्फलकीय। फलक कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। ऐसे अगर इसका निचला अगर देखा जाए स्ट्रक्चर, निचला स्ट्रक्चरल अगर देखा जाए तो ये देखिए, तो ये जो दोनों है पेन, ये किस पर ड्रा हो रहा है, इस बोर्ड पर, यानी ये दोनों हाइड्रोजन जो है यहाँ, और ये जो वेज देख रहे हैं ये बाहर की ओर है, और ये जो डैश जो देख रहे हैं दिस इज द, ये अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर है। ठीक है, जरा इसको आप एक प्लेन ऐसा तैयार कीजिए जहां से 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो मान लो कि इसका यदि यहां से हम काटते हैं, यहां भी हाइड्रोजन का एटम है, यहां भी हाइड्रोजन का एटम, यहां भी एटम, यहां भी एटम। क्लियर है? यदि इसको काटेंगे तो ये भी एटम 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहां एक गोला है, सपोज डेट कि कार्बन का है, ठीक है, और इधर मेरा हाइड्रोजन का है, अंदर की ओर जो है वो हाइड्रोजन का गोला है, बाहर की ओर किसका गोला होगा, हाइड्रोजन का ही, यहां गोला दे देते हैं।
और ये दो इसी प्लेन पर है, एक गोला दर्शा देते हैं। तो देखिए, तो इसको यदि काटा जाए, ये कटाएगा, दिस इज द ए, अब ये क्योंकि ये प्लेन में है, इसी बोर्ड को के द्वारा मानो कि इसको हम काट रहे हैं डिवाइड करने के लिए। तो देखिए, तो यहाँ का एटम दो इक्वल भाग में, इसका भी दो भाग में। देखिए, इधर का एटम भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, ये भी क्या हो गया, बराबर भाग में बढ़ जाएगा। ये देखिए प्लेन है ना, यानी कि इसका एक तरह से देखा जाए कि इसको अगर हम मिरर यहां रख देते तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता। तो हमारा ये जो प्लेन है, इस प्लेन से देख रहे हैं कि एटम जो सजे हुए हैं वो कैसा है, सिमेट्रिक है, समान है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। ये भी है मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। तो कहिएगा कि सर बार बार तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक ही सजा रहे हैं, जरा कौन ऐसा दर्शाइए कि प्लेन ऑफ सिमेट्रिक ना हो, तो जरा समझिएगा। जैसे यही वेज डैश जो कॉन्फ़िगरेशन था उसी का फिगर बताते हुए हम फिर समझा रहे हैं। जैसे मान लो कि ये कार्बन है और दो लाइन पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये दोनों लाइन जो है से बोर्ड पर ही है, इसी प्लेन में है, और दो जो आपका एटम है, एक अंदर की ओर है और एक मेरा बाहर की ओर है। ठीक है, यहाँ हो गया, मान लो कि दे देते हैं हाइड्रोजन, और सपोज दैट करो कि यहाँ दे दिया हमने क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। तो यदि इसको बीच से काटेंगे तो ये दोनों तो केवल मिलेंगे, मगर इसका मिरर इमेज होगा क्या, इसका जैसे ये क्लोरीन है तो इधर भी क्या होना चाहिए था, क्लोरीन होना चाहिए, मगर है कौन, हाइड्रोजन। इसका मतलब कि ये मेरा जो होगा ऐसा प्लेन जो बनेगा वो हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं, या हो सकता है चारों डिफरेंट, तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है। तो आज का जो लेक्चर है यही हम समापन करते हैं। वीडियो को देखने के लिए, लेक्चर को देखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट्स में पीछे हो जा रहे हैं, कमेंट्स में कुछ तो लिखिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।